चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम कृषि है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से जो थे उनको मैं इस वीडियो में कवर किया हूं। बच्चों, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो क्या क्या हैं। दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पहले के जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों की भी मैंने वीडियो बना रखी है। उन चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। बाकी उन वीडियो की लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उनको वॉच कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये प्रश्न आपको तो स्क्रीन में मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके जो आंसर हैं उसको हम बोल कर लिखाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न आपको स्क्रीन में मिलेगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक फेयर और पेन रखिएगा पास में, जिसमें आप जो है इन प्रश्नों को नोट करिएगा और प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसको हम बोल के लिखाएंगे और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वो है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए, ठीक है। मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय बताए हैं, ठीक है, वो चीज़ इसको नोट कर लीजिएगा और उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में लिखिएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्न उपाय बताए हैं। सरकार ने निम्न उपाय बताए हैं, जिसमें से पहला उपाय है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। हेडिंग डालिएगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन है, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा क्या है, मतलब ज़मींदारों के पास पहले सबसे ज़्यादा जो ज़मीन जिसके पास होती थी उसको ज़मींदार बोलते थे, तो उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। उसकी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है ताकि जो है तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है पहला जो उपाय है वो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। लिखिएगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, इसमें डिटेल करिएगा। जमींदारी प्रथा में किसानों की स्थिति जमींदारी प्रथा में किसानों की स्थिति मजदूरों के समान थी, मजदूरों की समान थी, और कृषि भूमि का वितरण भी बहुत असमान था, और कृषि भूमि का वितरण भी असमान था। इसीलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। इसीलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और खेती करने वाले किसानों को जमीन का अधिकार दे दिया, जमीन का अधिकार दे दिया। दूसरा उपाय लिखिएगा, चकबंदी तथा जोत सीमा। चकबंदी का मतलब होता है दोस्तों, जो खेत होते थे उनको चेक में बांट दिया गया, चकबंदी कर दी गई, ठीक है, इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। जैसे एक खेत 1 किलोमीटर दूर है, दूसरा 2 किलोमीटर दूर है, तो उसको इकट्ठा कर दिया गया, पूरा खेत एक जगह कर दिए गए, ठीक है। ये है चकबंदी व्यवस्था। और जो जोत की सीमा थी वो पहले कम थी, अब ज़्यादा है ना। तो लिखिएगा दूसरा उपाय, चकबंदी तथा जोत सीमा, इसमें डिटेल करिएगा।
उत्तराधिकारी व्यवस्था के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा होता जा रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा होता जा रहा था। इसीलिए किसानों के खेत छिटके हुए थे। लेकिन चकबंदी व्यवस्था के कारण प्रत्येक किसानों के खेत को एक या दो स्थानों पर इकट्ठा कर दिया गया। लेकिन चकबंदी व्यवस्था के कारण प्रत्येक किसान के खेतों को एक या दो स्थानों पर इकट्ठा कर दिया गया। इससे खेतों का आकार भी बढ़ गया और खेतों की देखरेख में भी आसानी हो गई। इससे खेतों का आकार बढ़ गया और खेतों की देखरेख करना आसान हो गया। अगला नंबर नोट करिएगा। उपाय सिंचाई के साधनों का विस्तार। सिंचाई के साधनों का विस्तार। प्रत्येक खेत को समय पर इसमें डिटेल लिखिएगा। प्रत्येक खेत को समय पर पर्याप्त पानी मिले। प्रत्येक खेत को समय पर पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नहरों, कुओं, जलकूपों तथा तालाबों में वृद्धि की जा रही है। नहरों, कुओं, जलकूपों और तालाबों में वृद्धि की जा रही है। नदियों पर बांध बनाकर बांध के जल को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। अगला नंबर जो उपाय है वो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। डिटेल करिएगा। किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य सीधे किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य सीधे समय पर मिले, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। कृषि उपजों का मूल्य सीधे किसानों को मिले, समय पर मिले, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। अगला उपाय है रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में लिखिएगा इसमें डिटेल। रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि डिटेल में लिखिएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि की गई। रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि की गई। इसके लिए कई जगह उर्वरक कारखाने लगाए गए। जिसकी मांग आज भी पूर्ति नहीं हो पा रही। जिसकी मांग आज भी पूर्ति नहीं हो पा रही। ठीक है बच्चों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, इसका उत्तर लिखिएगा। बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा यह बताना चाहेंगे। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, जैसे ये प्रश्न है। तो भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब होता है भौ यानी भूमि और गोलिक यानी गोल भूमि। ठीक है, यानी कि जो है भौगोलिक परिस्थितियों में हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब जो है वर्षा कितनी चाहिए चावल पकने के लिए। चावल को वैसे धान को ही चावल बोलते हैं, तो धान के लिए क्या वर्षा कितनी वर्षा होनी चाहिए।
कितना तापमान चाहिए, कौन सी मिट्टी में होती है, ठीक है। यही सब जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर नोट करिएगा, लिखिएगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न हैं। उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्न हैं। पहला नंबर डालिएगा जलवायु, लिखिएगा। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा नंबर लिखिएगा तापमान। दूसरी भौगोलिक परिस्थिति लिखिएगा तापमान। इसमें डिटेल करिएगा। चावल की अच्छी उत्पादन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की अच्छी उपज के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगली भौगोलिक परिस्थिति लिखिएगा वर्षा। लिखिएगा चावल की अच्छी उपज के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। चावल की अच्छी उपज के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। उसके बाद अगला नंबर भौगोलिक परिस्थिति में लिखिएगा मिट्टी। इसमें डिटेल करिएगा। चावल की खेती के लिए चिकनी दोमट या जलोढ़ मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चावल की फसल के लिए चिकनी दोमट या जलोढ़ मृदा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल काफ़ी समय तक रुका रहता है। क्योंकि इस मिट्टी में जल काफ़ी समय तक रुका रहता है। अगला नंबर भौगोलिक परिस्थिति डालिएगा भूमि। भूमि लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा। चावल की अच्छी उपज के लिए समतल व उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। चावल की अच्छी उपज के लिए समतल व उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। सीढ़ीदार खेतों में मेड़ बनाकर चावल की खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेत पहाड़ी वाले ढालों पर पाए जाते हैं। अगला नंबर भौगोलिक परिस्थिति लिखिएगा श्रम। श्रम यानी मजदूरी, मेहनत, ठीक है। लिखिएगा श्रम। इसमें डिटेल करिएगा। चावल की फसल को तैयार करने में, चावल की फसल तैयार करने में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्योंकि चावल को लगाने के लिए, गुड़ाई, रुपाई, कटाई के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न नोट करिएगा, कृषि क्या है? इसका आंसर नोट करिएगा। हेडिंग में रख दीजिएगा कृषि। आंसर नोट करिएगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है
जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर नोट करिएगा, लिखिएगा। जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण, जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि। हेडिंग में डाल दीजिएगा गहन जीविका कृषि और लिखिएगा कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन लेना ही गहन जीविका कृषि कहलाती है। कम भूमि पर अधिक उत्पादन, इसके लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखिए। रोपण कृषि क्या होती है? रोपण फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनकी नर्सरी तैयार कर और फिर उखाड़ कर उनको दूसरी जगह लगाया जाता है, वही रोपण कृषि। तो रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताने हैं, तो लिखिएगा बच्चों, इसमें आंसर लिखिएगा। रोपण कृषि की 4 फसलें निम्न हैं, जैसे रोपण कृषि की 4 फसलें निम्न हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना तथा केला। ठीक, अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, स्थानांतरण कृषि क्या है? उसको स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरी कृषि लिखिएगा, यह वह कृषि है जिसमें कृषक भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनता है। यह वह कृषि है जिसमें कृषक भूमि का कोई टुकड़ा चुनता है, जिसमें पेड़ पौधे लगे हों, फिर वह उन पेड़ पौधों को काट कर, जिसमें पेड़ पौधे लगे हों, फिर वह उन पेड़ पौधों को काट कर कचड़े में आग लगाकर और उसी की राख के ऊपर फसलें उगाता है। और एक फसल लेने के बाद वह उस स्थान को छोड़कर फिर वही दोबारा प्रक्रिया दूसरी जगह जाकर अपनाता है। इसीलिए इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं या कहा जाता है। इसीलिए इसे स्थानांतरण कृषि कहा जाता है।
अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं बतानी है। रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर में लिखिएगा, रोपण कृषि की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। रोपण कृषि की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक नंबर डाल के लिखिएगा, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। दूसरा लिखिएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना व केला की फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, रबी व खरीफ फसलें क्या हैं। रबी व खरीफ फसलें, हेडिंग में रबी फसलें डालिएगा और लिखिएगा, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, गेहूं, जौ, मटर, चना आदि फसलें आती हैं। खरीफ की फसल, हेडिंग डालिएगा, खरीफ फसलें लिखिएगा, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। जून जुलाई में बोई तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल आदि फसलें आती हैं। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। उत्तर में लिखिएगा, नगद एवं व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है, नगद एवं व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है, उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना आदि फसलें आती हैं। तिलहन, सोयाबीन, गन्ना
आदि फसलें आती। अगला प्रश्न दिख रहा है बच्चों 11वां नंबर, वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि क्या है? आंसर में नोट करिएगा, हेडिंग में रखिएगा वाणिज्यिक कृषि और लिखिएगा यह वह कृषि है जिसमें बाजार में बेचने के लिए किसान फसलें उगाता है। यह वह कृषि है जिसमें बाजार में बेचने के लिए किसान फसलें उगाता है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाजार में बेचने के लिए जब किसान फसलें उगाता है उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, झूमिंग कृषि को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है? पूरे विश्व का देख लेते हैं। ठीक है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है तो लिखिएगा, झूमिंग कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है तथा वेनेजुएला में कोनिको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूले तथा इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। और भारत में इस कृषि को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा तथा ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।